हॅलो हॅलो हॅलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? सुहाल छे तमारो, कसा है तुम्ही? के हालचाल केमन आछे? कैसेन बा? ठीक है बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार, जोरदार, जबरदस्त स्वागत करता हूं। बॉटनी की जर्नी को आगे ले चलते हैं अर्जुन एकेडमी में। नेक्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करने वाला हूं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल सेल डिवीजन ये चैप्टर मैं स्टार्ट करूं इसके पहले प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड दो पॉइंट मेरे माइंड में चल रहा है। एक पॉइंट है पॉलीटीन क्रोमोजोम, थोड़ा समझिएगा। नॉर्मल क्रोमोजोम जो दो क्रोमैटिड्स के बने होते हैं, जनरल क्रोमोजोम में दो क्रोमैटिड दे आर अटैच्ड एट कॉमन पॉइंट। उस कॉमन पॉइंट को हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन या सेंट्रोमियर नाम देते हैं। Polytene chromosome, which is made up of many more chromatins. Polytene chromosome, which is made up of many more chromatins या chromatids. All the chromatin या chromatids जो polytene chromosome बना रहे हैं giant chromosome के नाम पर, they are attached at a point जिसको हम chromocenter नाम देते हैं। एंड न्यूक्लियस के फंक्शन से रिलेटेड, न्यूक्लियस में जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम्स दे कंट्रोल सेलुलर डिफरेंशिएशन इन टर्म्स ऑफ सेल साइज, सेल का शेप एंड फंक्शन ऑफ द सेल कंट्रोल्ड बाय क्रोमोजोम्स। सो क्रोमोसेंटर और सेलुलर डिफरेंशिएशन प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड, लास्ट लेक्चर से रिलेटेड बात रख देते हैं, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। सो मैंने यहां पर रखा in polytene chromosome, in polytene chromosome, chromatins, in polytene chromosome chromatins are attached, chromatins are attached at a point called chromocenter, कॉल्ड क्रोमोसेंटर। याद रखिएगा प्लीज, CENTER या CENTRE जो भी रख दें, ठीक है। और दूसरा मैंने बोला इन न्यूक्लियस, ये फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस से रिलेटेड है। क्रोमोजोम इन न्यूक्लियस, क्रोमोजोम्स कंट्रोल सेलुलर डिफरेंशिएशन या सेल डिफरेंशिएशन, cell differentiation with reference to shape, size and function of cells and functions of cell। ये दो पॉइंट मेरे दिमाग में चल रहा था, एक न्यूक्लियस के फंक्शन से रिलेटेड, जहां पर क्रोमोजोम बीइंग पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में वो सेलुलर डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करेगा। एंड दूसरा पॉइंट मैंने यहां पर रखा, पॉलीटीन क्रोमोजोम में जो मेनी मोर क्रोमैटिन्स जो है ड्यू टू रिपीटेटिव एंडो रीडुप्लीकेशन एंड सोमैटिक पेयरिंग, जो पॉलीटीन क्रोमोजोम बन रहा है, क्रोमैटिन्स ऑफ पॉलीटीन क्रोमोजोम अटैच्ड एट क्रोमोसेंटर पॉइंट। ये दो पॉइंट था। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये थोड़ा इरेज कर लेते हैं। सो स्टार्ट करता हूं चैप्टर नंबर 10 ऑफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, यूनिट 3 का चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट चैप्टर है। बहुत एंजॉय करके इसको हम लोग पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बातें नहीं है इसमें। माइटोसिस और मियोसिस से रिलेटेड हम बातें करेंगे। सेल साइकिल और सेल डिवीजन चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं मैं, चैप्टर के नाम को ही जस्टिफाई कर रहा हूं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सबसे पहले सेल डिवीजन को जस्टिफाई करते हैं। सेल डिवीजन खुद में डिफिनेशन दे रहा है, अ सेल विल डिवाइड। सेल डिवीजन खुद ही बोल रहा है सेल डिवाइड करेगा। नीड योर अटेंशन, कौन सा सेल डिवाइड करेगा?
प्री एग्जिस्टिंग सेल। और जब सेल डिवाइड करेगा तो बनेगा क्या? न्यू सेल्स। सो सेल डिवीजन इज प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑफ pre-existing cell into new cell। बात रखता हूं, थोड़ा समझिएगा। सो सेल डिवीजन, यहां से मैं जो है चैप्टर का इंट्रोडक्शन और स्टोरी चालू कर रहा हूं। आई नीड योर फुल अटेंशन। मैंने बोला ई एक सेल है, जल्दी से बताइए ई का है? ई है एक सेल, ठीक है। ई है प्री एग्जिस्टिंग सेल, और प्री एग्जिस्टिंग सेल ये डिवीजन करेगा। डिवीजन इन प्री एग्जिस्टिंग सेल रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। एक सेल डिवाइड होके दो न्यू सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। समझिएगा, ये जो सेंटर में मैं सर्कल कर रहा हूं दैट रिप्रेजेंट न्यूक्लियस। सो सेल डिवीजन में दिस रिप्रेजेंट प्री एग्जिस्टिंग सेल। आइए यहां पर आइए, बहुत सारे टर्म्स रखने वाला हूं मैं। प्री एग्जिस्टिंग सेल, प्री एग्जिस्टिंग सेल को हम पेरेंट सेल भी नाम दे सकते हैं। हम इसको मोस्ट फेमस टर्म मदर सेल भी नाम दे सकते हैं। ये डिवाइड कर रहा है तो क्या मैं इसको डिवाइडिंग सेल भी नाम दे सकता हूं, ठीक है। सो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस वेयर प्री एग्जिस्टिंग सेल, where mother cell, where parent cell या where dividing cell will divide, यहां पर हो रहा है डिवीजन। सेल डिवीजन प्रोसेस का नाम है और सेल डिवाइड हो रहा है। एंड जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय द प्रोसेस सेल डिवीजन विल डिवाइड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स। न्यू सेल्स को हम डॉटर सेल्स भी नाम दे सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डॉटर सेल्स, या इसको हम डिवाइडेड सेल्स नाम दे सकते हैं। हेलो, बोल सकते हैं ना। तो सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस वेयर प्री एग्जिस्टिंग सेल विल डिवाइड टू गिव राइज न्यू सेल्स। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस वेयर मदर सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस डॉटर सेल, वेयर पेरेंट सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस डॉटर सेल। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस, सुनिए 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 थोड़ा। Cell division is a process where dividing cell will divide to produce divided cells। क्या बात है, क्या लाइन मारा मैंने। सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस वेयर डिवाइडिंग सेल विल डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल्स या डिवाइडेड सेल्स। सेल डिवीजन को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर ले रहा हूं। तो मैंने बोला सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस, need your full attention, cell division is a process where pre-existing cell also called parent cell, also called mother cell, also called dividing cell will divide to form या to produce new cells, also called daughter cells। बात पकड़िएगा, आगे की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट बोलने वाला हूं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिवाइडेड सेल्स। बहुत सारी चीजें मैं कनेक्ट करूंगा, बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। छोटा सा बातें करेंगे। तो हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन, सेल साइकिल को थोड़ा होल्ड पे डाल रहे हैं, सेल डिवीजन को मैंने यहां पर जस्टिफाई किया कि पेरेंट सेल या मदर सेल, मोस्ट फेमस टर्म जो है जो सेल डिवाइड करेगा उसके लिए मोस्ट फेमस टर्म है मदर सेल, और जो सेल बनेगा उसके लिए मोस्ट फेमस टर्म हम यूज करेंगे डॉटर सेल। यही स्टोरी आगे चलता रहेगा। सो बोलो, कुछ याद आ रहा है आपको? ये स्टेटमेंट देख के, सुन के, रीड करके, समझ के आपको क्या किसी की याद आ रहा है? पहले चैप्टर से रिलेटेड बिगिनिंग में ही ऐसा कुछ स्टेटमेंट किसी ने दिया था, याद आ रहा है? रुडोल्फ वर्चाउ। सोचो सोचो, याद करो, इमेजिन करो, रिमाइंड करो। रुडोल्फ वर्चाउ पहली बार 1855 में बोल के जा चुके हैं दैट ओमनिस सेलुला ई सेलुला। रुडोल्फ वर्चाउ का स्टेटमेंट क्या था? Omnis cellula e cellula, all new cells arise from pre-existing cell through cell division। जस्टिफाई किया कि नहीं, यहां पर थोड़ा मेंशन करते हुए बात को आगे ले चलते। बहुत सारे अच्छे अच्छे हेडिंग्स आएंगे, इरेज कर रहा हूं मैं इसको।
ले चलते हैं बात को आगे, थोड़ा समझिएगा प्लीज। यहां पर इन 1855, कहीं कहीं पर 58 और 59 का भी जो है ईयर मेंशन होता है, वेल हम 1855 की बोलेंगे। रुडोल्फ वर्चाउ, रुडोल्फ वर्चाउ, ये मेरा प्रोनाउंसिएशन है, आप अपना देख सकते हैं। रुडोल्फ वर्चाउ stated that omnis cellula e cellula, that means all new cells arise from pre-existing cell, pre-existing parent cell through cell division, ठीक है। स्ट्रासबर्गर हर एक जगह जो है आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। स्ट्रासबर्गर 2 जगह ऑलरेडी आ चुके हैं, एक डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा में और दूसरा कैरियो अपना न्यूक्लियोप्लाज्म का टर्म या न्यूक्लियोप्लाज्म जो है डिस्कवरी में 2 जगह पर आ चुके हैं। यहां पर भी जो है पीछे पीछे रुडोल्फ वर्चाउ के पीछे पीछे आ गए। स्ट्रासबर्गर ने बोला न्यू न्यूक्लियस डेवलप फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस, न्यू न्यूक्लियाई या जो नए न्यूक्लियस बनते हैं प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से बनते हैं। ये एक स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं स्ट्रासबर्गर के लैंग्वेज में। इन 1873 स्ट्रासबर्गर said that new nuclei, plural of nucleus, are formed from pre-existing nucleus, ये जो पूरा चैप्टर हमें बताएगा कि कैसे नया न्यूक्लियस पुराने न्यूक्लियस से बनेगा, कैसे नया सेल पुराने सेल से बनेगा। ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला को जस्टिफाई करेंगे हम। सेल डिवीजन प्रोसेस में क्या क्या स्टेप होते हैं, कितने टाइप के सेल डिवीजन हो सकते हैं, एवरीथिंग इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। आया क्वेश्चन आया, पहला ही क्वेश्चन में जो है पूछ रहा हूं और बताने वाला हूं क्या जरूरत है। व्हाट इज द नीड ऑफ सेल टू डिवाइड, सेल डिवाइड क्यों करे। सीधी सी बात है, सेल मरेला हरेला थकेला पड़ा रहे क्यों डिवाइड करे। व्हाट इज द नीड ऑफ सेल टू डिवाइड, बताओ बताओ, थोड़ा सोचो, इमेजिन करो क्या मैं बोलूं। सबसे पहली बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को अर्थ पे अपना एग्जिस्टेंस मेंटेन करना है, तो अपने प्रोजेनी अपने बच्चे पैदा करने होंगे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बच्चे पैदा करने के लिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सिंगल सेल को डिवाइड करके ही प्रोजेनी तो बनेगा। So unicellular organism, they maintain their population, they produce their progeny through cell division, और उसको हम बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन। नीड है ना, जरूरत है ना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ की जर्नी स्टार्ट होती है कहां से, जल्दी से बताइए। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ की बिगिनिंग कहां से होती है, बताओ बताओ। हम पहले शायद सुन चुके हैं, हम बता चुके हैं पहले इसको। हाँ जी, जाइगोट से। सिंगल सेल जाइगोट इज द फर्स्ट सेल जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लाइफ को स्टार्ट करेगा। जाइगोट डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा, बनाएगा एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो बाद में जो है डिफरेंशिएट हो जाएगा, अलग अलग ऑर्गन्स में बना लेगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी। तो जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने के लिए, एम्ब्रियो को फर्दर जो है अलग अलग बॉडी पार्ट्स बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं। सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू गेन मल्टीसेलुलरिटी जो है जाइगोट मिलियंस ऑफ सेल प्रोड्यूस करेगा थ्रू सेल डिवीजन। बोलो तो सही। थोड़ा और जो है पीछे चल लेते हैं। जाइगोट का फॉर्मेशन होता है गैमेट के फ्यूजन से, और गैमेट बनता है गैमेट बनाने वाले सेल, गैमेट मदर सेल में डिवीजन होना ही पड़ेगा। सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट मदर सेल मस्ट डिवाइड टू प्रोड्यूस गैमेट जो फ्यूज होकर जाइगोट डिवाइड होकर मिलियंस ऑफ सेल बनाएंगे। तीसरा रीजन हो गया, पॉइंट समझा कि नहीं। क्या मैं बोलूं इंजरी या वुंड हो गया है, इंजरी या वुंड हो गया है, जहां पर इंजरी हुआ है उसके नियर बाय जो हेल्दी सेल है उनको डिवाइड करना ही पड़ेगा इंजरी या वुंड को हील करने के लिए। क्या मैं बोलूं ओल्ड डेड वॉर्न आउट सेल्स को रिप्लेस करने के लिए सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा।
अगर आप ऑब्जर्व करो तो हम लोगों का स्किन मोस्टली जो है ठंडियों के सीजन में, मोस्टली जो है विंटर सीजन में स्किन का जो है शेडिंग होता है, हम लोगों के हाथ का स्किन जो है रिमूव होते रहता है, तो उसकी जगह पर नया स्किन लाने के लिए एपिथेलियम के सेल्स डिवाइड करेंगे। बात समझ में आ रहा है? जो है आरबीसी का लाइफ स्पैन आप लोगों ने सुना होगा 120 डेज का होता है, डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पैन जो है 4 डेज का होता है। बोन मैरो में बनते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के सेल, तो क्या मैं बोलूं, बोन मैरो के सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा टू प्रोड्यूस ब्लड सेल्स। बात पकड़ में आ रहा है कि नहीं? क्या जरूरत है सेल को क्यों डिवाइड करे, सेल क्यों डिवाइड करे, पड़ा रहे, जो नया सेल बना वो ऐसे ही ना डिवाइड करें। मैंने रीजन दिया, मेंशन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं 2 हेडिंग ले रहा हूं, नीड ऑफ सेल डिवीजन एंड व्हाट कॉजेज, what is the thing, what is the circumstances, what is the situation that causes cell to divide। क्यों जरूरी है और क्यों डिवाइड होता है, 2 चीजें मेंशन करता हूं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, ले चल रहा हूं बात को आगे। वेल यहां पर सेल डिवीजन नियर फ्यूचर, इस पार्ट को हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे। 2 टाइप्स का होता है, यहां पर सिर्फ मेंशन करके मैं हट जा रहा हूं, माइटोसिस एंड मियोसिस। एक है माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड हो सकता है, दूसरा जो है मियोसिस के थ्रू सेल डिवाइड हो सकता है। माइटोसिस कब करेगा सेल और मियोसिस के थ्रू कब डिवाइड होगा सेल, बात की बात है। ये 2 लैंग्वेज ऑफ सेल डिवीजन फ्यूचर में, यही तो मेन जो है चैप्टर का जो कोर पार्ट है। वेल मैंने हेडिंग दिया यहां पर, नीड ऑफ सेल डिवीजन। पकड़िएगा बात, पहले तो मैंने सेल डिवीजन को डिफाइन किया, इंट्रोडक्शन दिया, सेल डिवीजन क्या है। सेल डिवीजन में पेरेंट सेल या प्री एग्जिस्टिंग सेल, नए सेल बनाएंगे। फिर बात आया पेरेंट सेल, एक जो है अमीबा पैदा हुआ, वो अमीबा जो है नेक्स्ट जनरेशन ना पैदा करे तो क्या होगा, एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, सर्वाइवल पर। सो मैंने पहला नीड ऑफ सेल डिवीजन बोला, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स must divide, unicellular organism must divide by binary fission, to produce progenies, and maintain population size। अपने पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, अपने एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पॉपुलेशन साइज, टू मेंटेन पॉपुलेशन साइज एंड मेंटेन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ। बोलो ये लाइन समझा कि नहीं? क्या जरूरत है सेल डिवीजन का? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लैंग्वेज में एग्जिस्टेंस तभी मेंटेन होगा, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जब बच्चे पैदा होते रहेंगे तभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा। और जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कोई जनरेशन बोला अब हम आगे बच्चे पैदा नहीं करेंगे, तो वो जनरेशन जैसे ही गया, पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं? अमीबा, पैरामीशियम, डायटम, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो गए। मैंने दूसरा पॉइंट रखा है यहां पर, लाइफ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, बताओ जल्दी बताओ, बिगिन फ्रॉम, कहां से चालू होता है? बिगिन्स फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट। थोड़ा सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जाइगोट हैज टू divide to produce embryo, and form multicellular body। एम्ब्रियो बाद में भी डिवाइड करते रहेंगे एम्ब्रियो के सेल, ठीक है। सो मल्टीसेलुलर बॉडी, जाइगोट जो है डिवाइड करता है। जाइगोट जो है सबसे पहले 16, 32 और 120 स्टेज ऑफ एम्ब्रियो में सुना होगा आपने, मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला।
मॉरुला, ब्लास्टुला, गैस्टुला, ये 3 स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो है। गैस्टुला स्टेज पर जितने भी सेल होंगे 3 लेयर में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म कुछ बॉडी पार्ट बनाएगा, मेसोडर्म कुछ बॉडी पार्ट बनाएगा, एंडोडर्म कुछ बॉडी पार्ट बनाएगा, और एक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म रेडी हो जाएगा। तो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म का लाइफ बिगिन है, चालू हुआ, स्टार्ट हुआ जाइगोट से। जाइगोट को डिवाइड करना ही पड़ेगा मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इरेज करते हैं, आगे का पॉइंट मेंशन करते हैं। थोड़ा यहां पर आइए, मैंने थर्ड पॉइंट क्या लिया नीड ऑफ डिवीजन में, in sexually reproducing organism, in sexually reproducing organisms, in sexually reproducing organisms, gamete mother cells must divide to produce gametes, गैमेट्स को हम रिप्रोडक्टिव सेल्स भी बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो स्पर्म बनाने वाला स्पर्म मदर सेल, ओवम बनाने वाला ओवम मदर सेल, मेल गैमेट या स्पर्म बनाने वाला जो मदर सेल है, फीमेल गैमेट या एग सेल बनाने वाला जो मदर सेल है, उसको तो डिवाइड करके ही गैमेट बनाना पड़ेगा ना। तो डिवीजन तो मस्ट हुआ कि नहीं। इवन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी डिवीजन तो मस्ट है ना। स्पोर में आगे आएगा जूस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, और जो है क्लेमाइडोस्पोर, जो है कोनिडिया आएगा। बहुत सारे स्पोर आएंगे जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, फंगस, और जब हम एल्गी ब्रायोफाइटा की बातें करेंगे। एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर सकते हैं, असेक्सुअल, या ऐसा मेंशन करें, ड्यूरिंग asexual reproduction spores are produced through cell division। आगे आएगा ये, ठीक है। फंगस में जो है स्पोरेंजियोस्पोर, कोनिडिया, जूस्पोर और ऑइडिया, ऐसे टर्म्स आएंगे। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के स्पोर बन रहे हैं। तो जो पेरेंट फंगस का बॉडी है वो डिवाइड करके ही तो नए नए स्पोर बनाएगा। एल्गी हुआ, ब्रायोफाइट हुआ, वो स्पोर बना रहे हैं। जूस्पोर जो है मोटाइल स्पोर होता है, फ्लैजिलेटेड स्पोर, स्मॉल, डिवाइड करके ही तो स्पोर बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते समय गैमेट बनेगा, गैमेट मदर सेल में डिवीजन के थ्रू। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेनली स्पोर के थ्रू। तो स्पोर फॉर्मेशन के लिए भी तो डिवीजन करना ही पड़ेगा। नीड ऑफ डिवीजन की बात हो रही है। मैंने यहां पर फोर्थ पॉइंट लिया, थोड़ा समझिएगा। फोर्थ पॉइंट लिया, टू हील इंजरी या वुंड, nearly present unaffected healthy cells must divide। बोलो must divide, ठीक है। तभी तो जो है वुंड या हील का जो है फीलिंग होगा। पॉइंट समझा कि नहीं। और एक पॉइंट ले सकते हैं यहां पर, फिफ्थ पॉइंट जो है, टू रिप्लेस डेड ओल्ड worn out cells, cell division is must। cell division is must, ठीक है। जो है विंटर सीजन में स्किन का जो है स्किन फटने लगते हैं, तो उसकी जगह पर नए स्किन आते हैं। ये एपिथेलियम टिश्यू के सेल्स ही। पॉइंट समझा कि नहीं। और यहां पर मैं बोल सकता हूं, bone marrow cells divide to produce new blood cells।
न्यू ब्लड सेल्स। तो ये कुछ रीजन हैं जो मैंने बताया कि क्यों सेल को डिवाइड होना ही चाहिए। बाकी जो है जब हम माइटोसिस जो है डिटेल में पढ़ लेंगे तो उसके सिग्निफिकेंस में भी बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे कि इसके लिए माइटोसिस होना चाहिए। माइटोसिस एक टाइप का सेल डिवीजन है तो उसको भी हम नीड ऑफ सेल डिवीजन मान सकते हैं। मियोसिस का हम जो है जब सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे कि क्यों मियोसिस होना चाहिए तो उसको भी ये जो है कुछ हाईलाइटिंग पॉइंट है जिसके थ्रू ये जस्टिफाई किया मैंने कि सेल को डिवाइड होना ही चाहिए, प्री एग्जिस्टिंग सेल या पेरेंट सेल को डिवाइड होना ही चाहिए। कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किए, बात क्लियर है कि नहीं। कॉजेज, कौन सा सरकमस्टांस है, वो कौन सा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में सेल मजबूर हो जाता है डिवीजन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, दो मेन कॉज जहां पर सेल डिवाइड करता है और वो दो मेन कॉज में जो सेल डिवाइड हो कर रहा है, क्यों कर रहा है मेंशन करते हैं यहां पर, कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन। ये मैं इरेज कर रहा हूं, ले चल रहा हूं आगे टॉपिक को। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हेडिंग दे रहा हूं, कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन। कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन समझिएगा, ये बड़ा ही लॉजिकल स्टोरी मैं बताने वाला हूं। क्यों सेल मजबूर होता है, क्यों सेल डिवाइड करेगा, ऐसा क्या कॉज है। पहला कॉज लिया मैंने कर्ण प्लाज्मिक रेशियो। कर्ण प्लाज्मिक रेशियो, इसको हम कैरियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी नाम देते हैं। इसको हम जो है न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो भी नाम देते हैं, समझिएगा। हर्टविग ने बोला, साइंटिस्ट हर्टविग ने बोला सेल का न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो अगर डिस्टर्ब हो जाए तो सेल डिवाइड कर जाएगा अपने न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करने के लिए। बोलो तो सोचो तो सही, क्यों एक सेल चाहता है कि वो अपना न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन करके रखे। इसके लिए तो हमें न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो का सिग्निफिकेंस समझना पड़ेगा। सो मेंशन करते हुए समझाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सो यहां पर मैंने क्या बोला, जो है हर्टविग, ये जो थियरी है कर्ण प्लाज्मिक थियरी, कर्ण प्लाज्मिक थियरी गिवन बाय साइंटिस्ट हर्टविग। तो सुनिएगा, डिस्टर्बेंस in nucleus and cytoplasm ratio causes a cell to divide। आइए यहां आइए, मेंटली आइए, क्यों ये स्टेटमेंट क्यों बोल रहा है कि अगर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हुआ तो सेल को डिवाइड करना ही पड़ेगा। स्मॉल सेल हैज हायर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। स्मॉल सेल्स हैव higher nucleocytoplasmic ratio, and in this condition the nucleus has better control over the cell metabolic processes। जैसे सेल का ग्रोथ होगा ड्यू टू मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज होगा, और न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज हुआ तो न्यूक्लियस का सेल के मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल भी डिक्रीज होगा। तो सेल का न्यूक्लियस सेल के मेटाबॉलिज्म पर अपना कंट्रोल मेंटेन करने के लिए डिवाइड करवा लेगा, सेल को मेंशन करते हैं। आइए थोड़ा आइए यहां पर, तो सुनिएगा, ई है एक सेल, आइए ई है एक छोटू सेल, उसका न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल ग्रो कर रहा है, सेल ग्रोथ कर रहा है। यही सेम सेल बन गया लार्ज सेल में, कन्वर्ट हो गया लार्ज सेल में। आइए, बहुत ही मैं पहले ही बोल चुका हूं, थोड़ा लॉजिकल है। अच्छा मुझे बताइए, जब सेल का ग्रोथ हो रहा है तो क्या न्यूक्लियस भी साइज में ग्रो होगा या केवल जो है साइटोप्लाज्म और सेल ग्रोथ होगा? थोड़ा समझिएगा।
न्यूक्लियस के अंदर तो कोई मेटाबॉलिज्म होगा नहीं, न्यूक्लियस खुद में ही एक सेल ऑर्गेनेल है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिन, न्यूक्लियोलस ये सब हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस में कोई खास मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। लेकिन सेल के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, स्फेरोसोम, ग्लाइकोसोम, मेनी मोर मेम्ब्रेन बाउंड मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। वो सेल ऑर्गेनेल साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में फंक्शन परफॉर्म करेंगे कंटिन्यूअसली, एंड सेल ऑर्गेनेल इन द साइटोप्लाज्म न्यू मटेरियल्स कंटिन्यूअसली ऐड करते जाएंगे, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म तो इंक्रीज होगा, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, सेल मेम्ब्रेन पर प्रेशर जाएगा, सेल का साइज बढ़ेगा। बट न्यूक्लियस कोई मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं करता। न्यूक्लियस जो है वो स्पेसिफिक कंडीशन में डीएनए का रेप्लिकेशन कर देगा, राइबोसोम के सब यूनिट बना के, न्यूक्लियस के अंदर राइबोसोम के सब यूनिट्स बनते हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में सुना है, वो वापस तो आ जाएंगे इन द साइटोप्लाज्म अपना काम करने के लिए। थोड़ा समझिएगा मैंने क्या बोला, ये बोला मैंने, ये स्मॉल सेल है, स्मॉल सेल, स्मॉल सेल हैज हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, स्मॉल सेल हैज हाई न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। एंड न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई होने की वजह से, सेल का साइज स्मॉल होने की वजह से, न्यूक्लियस का सेल के मेटाबॉलिज्म पर बेटर कंट्रोल है। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर न्यूक्लियस हैज बेटर कंट्रोल, न्यूक्लियस हैज बेटर कंट्रोल ओवर द सेल, ओवर द सेल। लेकिन सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल का ग्रोथ हो रहा है, सेल का ग्रोथ होने का मतलब साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है। साइटोप्लाज्म इंक्रीज क्यों हो रहा है? ड्यू टू एडिशन ऑफ नया नया कंपाउंड, नया नया मटेरियल बाय द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल की वजह से जो है यहां पर हमें लार्ज सेल मिला। आइए आइए यहां पर समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। ये है लार्ज सेल। लार्ज सेल में क्या मैं बोलूं, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म समझेंगे। सो यहां पर न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीजेस। सो क्या मैं बोलूं, कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ओवर द सेल ऑल्सो डिक्रीजेस, कंट्रोल of nucleus also decreases over the cell, ठीक है, also decreases। पानी समझे कि नहीं? सो जैसे ही ड्यूरिंग सेल ग्रोथ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो डिस्टर्ब हुआ, हर्टविग ने बोला अब ये सेल डिवाइड करेगा, नया सेल बना लेगा। समझेंगे, ये इरेज करके थोड़ा स्पेस लेते हैं, थोड़ा समझाएंगे। आइए हर्टविग क्या बोल रहे हैं समझते हैं। छोटू सा सेल है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो हाई है, सेल का ग्रोथ हुआ, सेल साइज में इंक्रीज हुआ, साइटोप्लाज्म का अमाउंट तो इंक्रीज हुआ, बट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म रिमेन सेम, वो तो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर ड्यू टू सेल ग्रोथ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब, large cell it shows disturbed nucleocytoplasmic ratio, ठीक है। यहां पर न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का सेलुलर मेटाबॉलिज्म पर कंट्रोल धीरे धीरे हाथ से जाता हुआ दिख रहा है। न्यूक्लियस बॉस है, पता है ना आपको, न्यूक्लियस कंट्रोलर है, न्यूक्लियस ब्रेन है, न्यूक्लियस जो है रेगुलेटर है, सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। और जैसे साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ नया नया कंपाउंड, जो है ये ब्रेन ऑफ द सेल डर रहा है कि इसका कंट्रोल ओवर द सेल डिक्रीज हो रहा है। ये क्या करेगा, ये सेल को बोलेगा डिवाइड होके फिर से छोटे छोटे में कन्वर्ट हो जाओ, फिर से छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट हो जाओ,
पॉइंट समझा? अच्छा, ये मत जो है दिमाग लगाएगा कि सेल जब जो है सर जी जब जो है सेल डिवाइड होगा तो न्यूक्लियस भी छोटा हो जाएगा। नहीं, न्यूक्लियस छोटा नहीं होगा। न्यूक्लियस कैसे डिवाइड होता है वो हम जब जो है माइटोसिस मियोसिस समझेंगे तो सेल डिवीजन होगा। कॉज ऑफ सेल डिवीजन, पहला मैंने क्या बोला, कॉज ऑफ सेल डिवीजन अकॉर्डिंग टू हर्टविग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो डिस्टर्ब होता है ड्यू टू कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ, जिसकी वजह से जो लार्ज सेल है वो डिवाइड होके बना लेगा न्यू सेल्स, न्यू स्मॉल साइज्ड सेल्स। ठीक है, कहना इससे न्यूक्लियस अगेन हैज बेटर कंट्रोल ओवर सेल। ठीक है, समझेंगे। ये है स्मॉल सेल। ठीक है, स्मॉल सेल में न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो, स्मॉल सेल में न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो हाई है, न्यूक्लियस हैज बेटर कंट्रोल। ये प्रीवियस पार्ट में भी हम बता चुके हैं, थोड़ा अच्छे से फिर से फ्रेम कर रहे हैं। बेटर कंट्रोल ओवर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है, यहां पर कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ओवर मेटाबॉलिज्म। कुछ याद आ रहा है क्या? साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं एरेना। साइटोप्लाज्म इज एन एरेना वेयर ऑल द सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर्स परफॉर्म्ड बाय सेलुलर मशीनरी, और सेलुलर मशीनरी इज नथिंग बट सेल ऑर्गेनेल। पॉइंट समझा? न्यूक्लियस तो एज इट इज रहेगा, न्यूक्लियस कभी कभी। तो कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन में पहला ये हुआ, इसको और अच्छे से समझते हैं। इसको हम KI के लैंग्वेज में समझते हैं, कर्न प्लाज्मिक इंडेक्स के लैंग्वेज में। ये इरेज किया। यहां पर जो है 99.9% हमने समझा दिया कि क्यों जो है सेल को डिवाइड होना है। कॉज ऑफ सेल डिवीजन क्यों हो रहा है, क्यों जो है एक सेल डिवाइड हो रहा है, यहां पर ब्रेन का काम है, ये दिमाग लगा रहा है। दिमाग वाला कौन है? न्यूक्लियस अपने सेल पर, न्यूक्लियस जिस सेल में है उस सेल पर वो बेटर कंट्रोल करना चाहता है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है। जैसे जैसे सेल ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू मेटाबॉलिज्म परफॉर्म बाय डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल, सेल का ग्रोथ हुआ, साइटोप्लाज्म का अमाउंट बढ़ा, न्यूक्लियस डर रहा है कि अब मेरा कंट्रोल धीरे धीरे ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल कम होते जा रहा है, तो डिवाइड करके फिर से सेल को स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देगा। नीड योर अटेंशन, थोड़ा और समझते हैं यहां पर एक पॉइंट। कर्न साइटोप्लाज्मिक रेशियो या जो है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो इज रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसको जो है कर्न प्लाज्मिक इंडेक्स के लैंग्वेज में समझते हैं। तो जो है दूसरा लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, कर्न साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स। कर्न साइटोप्लाज्मिक इंडेक्स के आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। इट represents ratio of nucleus and cytoplasm। ये जो है डिफिनीशन जो है कर्न साइटोप्लाज्मिक रेशियो का भी डिफिनीशन, इंडेक्स ऐसे ही बोला। थोड़ा सुनिएगा, आइए यहां पर के आई का फॉर्मूला है Vn अपॉन Vc माइनस Vn। कर्न साइटोप्लाज्मिक या कर्न प्लाज्मिक रेशियो का फॉर्मूला है Vn अपॉन Vc माइनस Vn। समझिएगा, यहां पर Vn का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, Vc का मतलब हो गया वॉल्यूम ऑफ सेल। सेल के वॉल्यूम से, आई नीड योर अटेंशन, सेल के वॉल्यूम से न्यूक्लियस का वॉल्यूम अगर मैं माइनस कर दूं, Vc का मतलब जो है वॉल्यूम ऑफ सेल से मैं न्यूक्लियस को हटा लूं तो सेल के अंदर क्या बचेगा? साइटोप्लाज्म बचेगा ना। Vc माइनस Vn इट रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, बताइए प्लीज, थोड़ा सुनिए। यहां पर स्मॉल साइज्ड सेल है, आइए समझिए, देखिए, सुनिए, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। स्मॉल सेल
क्या मैं बोलूं स्मॉल सेल हैज हाई के आई, वाह क्या राइम हुआ, स्मॉल सेल हैज हाई कैरियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो, ठीक है। और जैसे जैसे यहां पर सेल का ग्रोथ हुआ, जैसे जैसे सेल का ग्रोथ हुआ, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज होगा, न्यूक्लियस का साइज तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब साइटोप्लाज्म थोड़ा सुने, वीसी माइनस वीएन रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो है रिमेन कांस्टेंट। तो बताइए लार्ज साइज सेल का के आई कम होगा ना। सो यहां पर ये लार्ज सेल में cytoplasm due to cellular activity increases, thus can I say KI decrease होगा, ठीक है। तो हाई KI जिस सेल में रहेगा उस सेल का न्यूक्लियस हैज बेटर कंट्रोल ओवर द सेल प्रोसेसेस एंड ड्यू टू सेल ग्रोथ साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम सेम है। जिस सेल में KI का वैल्यू कम होगा, क्या मैं बोलूं वो सेल पे न्यूक्लियस का कंट्रोल। एक्टिव सेल ऑलवेज स्मॉल इन साइज होते हैं, पैसिव सेल जो है वो लार्ज इन साइज होते हैं। पैसिव सेल में जो है काम कर रहा है, न्यूक्लियस को कोई फर्क नहीं पड़ा। जिस सेल में मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो स्पीड से हो रहा है, फास्ट हो रहा है, उस सेल में न्यूक्लियस को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये काम अभी होना चाहिए, कभी ये अभी उसको कंट्रोल करना पड़ेगा ना, तो सेल को छोटा होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट समझा कि नहीं? फर्स्ट सुनिएगा, के आई इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइटोप्लाज्म। आइए एक और फॉर्मूला मैंने यहां पर दिया, के आई कैरियोसाइटोप्लाज्मिक इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइटोप्लाज्म। जिसका साइटोप्लाज्म कम उसका के आई ज्यादा, जिसका साइटोप्लाज्म ज्यादा उसका के आई कम। स्मॉल सेल का साइटोप्लाज्म एज कंपेयर टू न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब स्मॉल सेल का साइटोप्लाज्म कम है तो इसका के आई ज्यादा। लार्ज साइज सेल में साइटोप्लाज्म ज्यादा हुआ तो के आई कम हुआ। के आई के ज्यादा और के आई के कम होने से प्रॉब्लम क्या हो रही है सेल को, के आई कम हो रहा है तो न्यूक्लियस डर रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, न्यूक्लियस डर रहा है कि उसका कंट्रोल सेल के ऊपर। पॉइंट समझा? तो अगर सेल को एक्टिव रहना है तो तुरंत जो सेल बोलेगा छोटा छोटा हो जाओ, फिर वो ग्रो करेगा। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, बात समझा कि नहीं? ठीक है, बात मेंशन करते हैं, थोड़ा सा ये रेस कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा मैंने क्या क्या बोला। मैंने बोला मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल, मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल हैज लेस साइटोप्लाज्म, लेस बट डेंस साइटोप्लाज्म होगा एंड मोर के आई, ठीक है। न्यूक्लियस हैज बेटर कंट्रोल। फिर मैंने क्या बोला, जो है लार्ज सेल में मोर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ की वजह से जो है लेस के आई वैल्यू है, लेस या लो के आई वैल्यू, लो के आई वैल्यू, ठीक है। न्यूक्लियस कैन नॉट हैव बेटर कंट्रोल। एक्टिव सेल, थोड़ा सुनिए, एक्टिव सेल किसी को जो है, किसी भी सेल को मेटाबॉलिज्म हाई रेट पे परफॉर्म करना है। आइए यहां ये स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिएगा, किसी भी सेल को मेटाबॉलिज्म हाई रेट पर परफॉर्म करना है तो या तो वो अपने आप को स्मॉल साइज में मेंटेन करके रखे, या किसी सेल को हाई मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करना है और उसका साइज जो है बिग है, लार्ज है, तो या तो सिलेंड्रिकल शेप का हो या तो वो बहुत सारे मेम्ब्रेनस प्रोसेसेस परफॉर्म करे जैसे माइक्रोविलाई एक्सेट्रा, ठीक है। तो थोड़ा सुनिएगा, नीड योर अटेंशन। मैंने एक पॉइंट बोला, लार्ज सेल्स टू परफॉर्म vigorous
large cell to perform vigorous activity either have cylindrical shape or show processes like presence of microvilli so that सरफेस एरिया अच्छा हो, माइक्रोविली या माइक्रोविलाई। सो पहला कॉज मैंने कर्ण साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करने के लिए सेल को डिवाइड करवा ले रहा है। आते हैं दूसरा कॉज पे आते हैं, सरफेस वॉल्यूम रेशियो की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉज मैं यहां पर ले रहा हूं सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सरफेस वॉल्यूम रेशियो, ध्यान इधर दीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, थोड़ा सुनिएगा। स्मॉल साइज्ड सेल हैज लार्ज सरफेस वॉल्यूम रेशियो, लार्ज सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। थोड़ा यहां पर सरफेस एरिया आएगा, मेंशन कर देते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। क्या फायदा, ये क्यों, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? स्मॉल साइज का सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो हाई है, से क्या जो है बेनिफिट हो रहा है? स्मॉल साइज के सेल को क्विकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो सुनिएगा, दिस help in quicker exchange of materials between cell and external environment across सेल मेम्ब्रेन। आइए समझिए, ध्यान दीजिए, यहीं पर तो ध्यान देना है आपको। ई है एक छोटू सा सेल, थोड़ा समझिएगा, ये है छोटू सा सेल। यहां पर स्मॉल सेल में, आइए समझिए, स्मॉल सेल में सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो हाई है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो हाई है, इसकी वजह से जो भी जो है गैसेस या जो भी जो है एक्सक्रीटरी या जो भी जो है सिक्रेटरी या हार्मोन्स जो है वो अंदर या बाहर एक्सचेंज होने हैं, वो क्विक हो सकते हैं। सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो, सेल का सरफेस एरिया भी ज्यादा है, वॉल्यूम भी ज्यादा है, बताइए। ठीक है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो हाई होने की वजह से क्विकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। सो यहां पर क्या मैं बोलूं, क्विकर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स लाइक गैसेस, लाइक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, हार्मोन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा, जल्दी से जो है, जब छोटू सेल है, सरफेस एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इन एंड आउट हो सकते हैं, जल्दी से जो है मटेरियल को, क्या मैं बोलूं, अगर जो है इस छोटू से सेल को एक्सोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस करना है तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो है सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द सेल हाई है। आगे आते हैं, इसको और अच्छे से समझेंगे, बात आगे ले चल रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं मैं, थोड़ा समझिएगा, यहां पर आइए, थोड़ा देखिएगा। सो ये है स्मॉल सेल। अब वही सेम स्टोरी, सेल का ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि जो है साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से सेल का साइज लार्ज हुआ, न्यूक्लियस तो एज इट इज है, सेल का साइज लार्ज हुआ। आइए समझिए, यहां पर तो सुनिएगा, स्मॉल सेल में सरफेस एरिया और वॉल्यूम का रेशियो हाई है, सेल का ग्रोथ हुआ लार्ज सेल, इट हैज
सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो लेस। लार्ज सेल हैज लेस सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, लेस सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो। अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, एक्रॉस सेल मेम्ब्रेन मटेरियल का एक्सचेंज स्लो डाउन हो जाएगा कि नहीं? तो सुनिएगा, यहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, exchange of materials across cell membrane slow down। ठीक है, ये जो स्मॉल सेल है यहां पर एफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। स्मॉल सेल शोज एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, लेकिन लेस एफिशिएंट हो जाएगा लार्ज साइज का सेल में मटेरियल का एक्सचेंज। बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे। जैसे और जैसे सरफेस सेल का ग्रोथ होगा, सेल का साइज बढ़ेगा, वॉल्यूम क्यूब में इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया स्क्वायर में इंक्रीज होता है, सरफेस एरिया ऑफ लार्ज साइज्ड सेल, सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल साइज सेल का जो सरफेस एरिया होता है हाई होता है, लार्ज साइज्ड सेल का सरफेस एरिया कंपैरेटिवली कम होता है, तो कम मटेरियल एक्सचेंज होंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस लार्ज साइज सेल में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट, बताओ, जिसकी वजह से सेल का ग्रोथ स्लो हो जाएगा। मेंशन करते हैं, बताएंगे एक पॉइंट लेते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, बात आगे ले चल रहा हूं। सरफेस एरिया और वॉल्यूम, लार्ज स्ट्रक्चर और स्मॉल स्ट्रक्चर, थोड़ा जो फिजिक्स वाले सर को भी परेशान कर लेना, वो सरफेस एरिया और वॉल्यूम, छोटे स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया बड़ा होता है, बड़े स्ट्रक्चर का सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम होता है। फिजिक्स वाले सर भी आपको सपोर्ट कर देंगे। वेल, मैंने भी थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया था तो मुझे पता चला। तो सुनिएगा, सरफेस एरिया, आइए यहां आइए, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूले को मैं ज्यादा डिटेल में तो वैसे भी नहीं समझा सकता, ये फिजिक्स वाले सर का स्टोरी है। तो सुनिएगा, यहां पर सरफेस एरिया, आइए यहां पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम, सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो, ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/रेडियस आर, 1/रेडियस, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सुनो, यहां सुनो, ई है छोटू सा सेल, ई है छोटू सा सेल, और सेल का ग्रोथ हुआ तो यही सेल जो है ग्रो करके लार्ज साइज हो गया। समझिएगा प्लीज, न्यूक्लियस तो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो देखिएगा, जो है स्मॉल साइज सेल में जो रेडियस है और लार्ज साइज सेल में जो रेडियस है, थोड़ा देखिए, बताइए तो सही। यहां पर स्मॉल सेल, स्मॉल सेल के पास रेडियस जो है हाई है, सॉरी रेडियस हाई नहीं है, रेडियस कम है, और ये लार्ज सेल, लार्ज सेल में जो है रेडियस ज्यादा है, सेल का रेडियस ज्यादा है। तो क्या मैं बोलूं, स्मॉल सेल में सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये जो है हाई होगा, रेडियस कम तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ज्यादा, रेडियस ज्यादा तो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो कम। तो क्या मैं बोलूं, यहां पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो कम हो जाएगा, रेडियस कम है। आइए यहां रेडियस स्मॉल सेल का कम है तो थोड़ी ही दूर में मटेरियल का एक्सचेंज होना है। क्या मैं बोलूं, कोई भी मटेरियल जब रेडियस ऑफ द सेल कम है तो जल्दी से मटेरियल अंदर बाहर, बाहर अंदर, अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन जब रेडियस ज्यादा है तो मटेरियल चलेगा 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 चलेगा, कभी तो सरफेस पर पहुंचेगा, देन बाहर एक्सचेंज होगा। सो समथिंग बाहर से नियर द न्यूक्लियस आना है, समथिंग नियर द न्यूक्लियस से बाहर जाना है, रेडियस ज्यादा होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल स्लो डाउन, इनसफिशिएंट हो जाएगा, और रेडियस कम होने की वजह से समथिंग बाहर से अंदर आना है, जल्दी आएगा, समथिंग अंदर से बाहर। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं?
ठीक है। सो जो है अगर सेल को सरवाइव करना है तो उसको मटेरियल को एक्सचेंज करना ही पड़ेगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल को क्विकर में जो है मटेरियल को एक्सचेंज करना होगा। और जैसे जैसे ग्रोथ हो रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम कम होते जा रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इनसफिशिएंट हो जा रहा है, सेल के सर्वाइवल पर क्वेश्चन मार्क हो रहा है, फिर से न्यूक्लियस बोलेगा, सिग्नल देगा कि सेल डिवाइड होकर छोटे छोटे हो जाओ। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस फॉर्मूले के थ्रू हमको जो है बातें क्लियर हो रही है। थोड़ा एक पॉइंट और मेंशन करते हैं यहां पर, थोड़ा समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। विथ रेफरेंस टू साइज, विथ रेफरेंस टू साइज, नीड योर अटेंशन प्लीज। जो है सरफेस एरिया इंक्रीजेज, सरफेस एरिया इंक्रीजेज बाय स्क्वायर ऑफ साइज, स्क्वायर ऑफ साइज, ठीक है, एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीजेज, वॉल्यूम इंक्रीजेज बाय क्यूब ऑफ साइज, क्यूब ऑफ साइज। सो क्या मैं इस बेसिस पर बोल सकता हूं, दस लार्ज सेल, large cell has less surface area, less surface area as compared to volume of size, volume of size। बात पकड़ में आ रहा है, बात पकड़ में आ रहा है। कर्ण साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाए या फिर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है जो है सेल के ग्रोथ की वजह से, इसलिए सेल डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये था कॉजेज ऑफ सेल डिवीजन। समझा? ठीक है, सेल क्यों डिवाइड करेगा। ठीक है, बात आगे ले चलते हैं। हमने नीड और कॉज ऑफ सेल डिवीजन कंप्लीट किया। सेल को कौन बोलेगा, सेल को कौन बताएगा, कौन एक्साइट करेगा, कौन इन्फ्लुएंस करेगा, कौन नॉक नॉक करेगा कि सेल अब डिवाइड हो, अब डिवाइड ना हो, अब डिवाइड हो, अब डिवाइड ना हो, या कोई तो होगा जो सेल के अगेंस्ट काम करेगा। सेल डिवाइड हो रहा है तो उसको रोकेगा। दो बात यहां पर रखने वाला हूं मैं, सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाले सब्सटेंसेस और सेल डिवीजन को इनहिबिट करने वाले सब्सटेंसेस की बात कर लेते हैं। ये रेस कर रहा हूं मैं पूरा। आइए थोड़ा बात आगे ले चलते हैं। मैं दो टर्म्स दे रहा हूं आपके लिए, माइटोजेंस, ठीक है, माइटोजेंस, माइटोसिस प्रमोटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है, माइटोसिस या सेल डिवीजन, माइटोसिस या सेल डिवीजन प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस, ठीक है। तो इनके इन्फ्लुएंस में सेल डिवाइड करेगा। इसमें एग्जांपल लिया जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन मेन है, ठीक है, और जिब्रेलिन, जिब्रेलिन्स, ठीक है। ये तीनों के तीनों आपको 11th के लास्ट चैप्टर में प्लांट हार्मोन्स के नाम पर मिलेंगे, ठीक है, जिसमें साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को सबसे ज्यादा प्रमोट करता है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन्स भी हैं। वेल जो है और ले सकते हैं ल्यूकोकाइंस, ठीक है, इंसुलिन, प्लेटलेट, प्लेटलेट डिपेंडेंट फैक्टर, प्लेटलेट डिपेंडेंट फैक्टर पीडीएफ, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर ले सकते हैं हम, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। दीज आर फ्यू केमिकल, जब रिलीज होंगे तो सेल को पता चल जाएगा, ये केमिकल सेल को एक्साइट करेंगे कि भाई जी अब जो है डिवाइड करना चालू कर दो। और दूसरा ले सकते हैं माइटोटिक पॉइजन, माइटोटिक पॉइजन्स, they are mitosis या cell division inhibiting substances, mitosis, better to say cell division inhibiting substances, inhibiting substances। सेल डिवाइड करने ही नहीं देगा या सेल डिवाइड कर रहा है किसी न किसी स्टेज में, अगर ये रिलीज हो गए तो सेल डिवीजन उस स्टेज में जाके स्टॉप हो जाएगा। इसमें जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अजाइड एक केमिकल का नाम है, साइनाइड एक केमिकल का नाम है,
कैलोन्स एक केमिकल का नाम है, ठीक है। और यहां पर मैं कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन, बाकी कंपाउंड का तो ज्यादा रोल नहीं बोला ही नहीं जाएगा रोल क्या है। कॉल्चिसिन, इसको मैं माइटोसिस के मेटाफेज वाले स्टेज पर हाईलाइट करूंगा, ये क्या काम करता है। माइटोसिस का जब मैं मेटाफेज समझाऊंगा तो वहां पर ये इसका रोल आपको समझ में आ जाएगा। मस्टर्ड गैस, मस्टर्ड गैस, राइबोन्यूक्लिएजेस भी आते हैं, राइबोन्यूक्लिएज, ये भी जो है सेल डिवीजन इनहिबिट करेगा, न्यूक्लिएज ESE, ठीक है। सो माइटोटिक कौन है जो सेल को बोलेगा डिवाइड करो और कौन बोलेगा आप डिवाइड मत करो, तो हीरो एंड विलन के लैंग्वेज में माइटोजेंस और माइटोटिक पॉइजन्स, ठीक है। माइटोटिक पॉइजन्स कहां पर जाके एग्जैक्ट जो है काम करेंगे, बात की बात है, कोई कोई जो है क्रोमोसोम को एग्लूटिनाइज कर देते हैं। यहां पर बहुत सारे माइटोटिक पॉइजन क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को क्लंप कर देंगे। जब क्रोमोसोम क्लंप हो जाएगा, एग्लूटिनाइज हो जाएगा, तो जो है सेल डिवीजन जिसमें जो है क्रोमोसोम का जो है सेपरेशन होता है वो हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट यहां पर हो गए। तो हमने जो है एक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ जो है चैप्टर अच्छे से स्टार्ट कर दिया है। अब आते हैं पहला मेन हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज सेल साइकिल। सेल डिवीजन से रिलेटेड बातें कर लिया, अब सेल साइकिल से रिलेटेड बातें करेंगे और उसमें सेल डिवीजन की स्टोरी को माइटोसिस और मियोसिस के लैंग्वेज में आगे बढ़ाएंगे। ये मैं इरेज कर रहा हूं। चैप्टर में एंट्री करते हैं। पहला हेडिंग लिया मैंने, सेल साइकिल। सेल साइकिल, सेल साइकिल डिफाइन कर रहा हूं मैं, समझिएगा। सेल साइकिल से ही रिलेटेड अब सारे चैप्टर में जो भी बातें होने वाली है मैं करूंगा। सेल साइकिल जेनेटिकली एंड हार्मोनली कंट्रोल्ड। आओ सुनो, मेरी बात सुनो। हार्मोनली एंड जेनेटिकली कंट्रोल्ड ऑर्डरली कोऑर्डिनेटेड सीरीज ऑफ इवेंट्स। एक बार फिर से जो है कंप्लीट कर रहा हूं। Hormonally and genetically controlled, orderly, coordinated series of events where pre-existing cell will prepare itself in terms of increase in cytoplasm, doubling the cell organelle, duplicating the genetic material, and finally divide into new cells, distributing the prepared material equally in the new cell is called cell cycle। अरे चलता रहेगा, बात ले चल रहा हूं। मैंने सेल साइकिल को क्या बोला, सेल साइकिल रिप्रेजेंट्स, सेल साइकिल रिप्रेजेंट्स, थोड़ा सुनिएगा, जेनेटिकली, बेसिकली हम इसी को हाईलाइट करते हैं, जेनेटिकली एंड हार्मोनली कंट्रोल्ड, जेनेटिकली एंड हार्मोनली कंट्रोल्ड, ऑर्डरली कोऑर्डिनेटेड series of events in which pre-existing mother cell prepares itself by increasing its cytoplasm, doubling its cell organelle, synthesizes new compounds, energy in the form of ATP। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म है रेप्लिकेटिंग, डुप्लीकेटिंग या रेप्लिकेटिंग इट्स जीनोम या जेनेटिक मटेरियल, and finally divides
and finally divides into new daughter cells, new daughter cells, distributing new daughter cells, distributing the preparations, distributing the preparations equally in daughter cell। पता चला मैंने यहां पर दो चीजें आपको बताया। सेल साइकिल में दो मेन चीजें हो रही है, बताओ वो दो मेन चीजें कौन कौन सी हो रही हैं? एक तो प्रिपरेशन और दूसरा डिवीजन। हेलो, दो मेन चीजें हो रही हैं सेल साइकिल में, एक प्रिपरेशन और दूसरा डिवीजन। प्रिपरेशन में ये अभी बनाओ, ये कभी बनाओ, ये तभी बनाओ, ये ऑर्डर में होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। कोई भी चीज को हम आगे बताएंगे, जो है हर एक प्रिपरेशन में जो भी कुछ मैंने मेंशन किया, और भी बहुत सारे प्रिपरेशन में बताऊंगा क्या क्या प्रिपरेशन है। हर एक प्रिपरेशन सीक्वेंस में होगा, ऑर्डर में होगा, कोऑर्डिनेटेड होगा। अगर एक स्टेप आगे चले गए और प्रीवियस स्टेप में कुछ चीजें नहीं प्रिपेयर हुआ, रिवर्स नहीं हो सकता है। सेल को या तो क्विट करना पड़ेगा सेल डिवीजन से, या उसको जो है मार दिया जाएगा। पॉइंट समझा? सेल हैंडीकैप हो जाएगा अगर समथिंग नहीं प्रिपेयर हुआ। बात आगे ले चल रहा हूं तो समझते हैं अच्छे से। आइए थोड़ा बात और आगे ले चलते हैं। वेल, ये सेल साइकिल, और सेल साइकिल हम जो है साइंटिस्ट हॉवर्ड एंड पेले के लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं 1953। ठीक है, साइंटिस्ट हॉवर्ड एंड पेले, माई प्रोनाउंसिएशन आप अपना कर सकते हैं। ठीक है, सो सुनिएगा। सेल साइकिल completed in two main phases. Cell cycle completed in two main phases. Cell cycle completed in two main phases. पहला तो है आई फेज, दूसरा है एम फेज। आई फेज को हम जो है नाम देते हैं इंटरफेज। आई फेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरफेज। एम फेज को हम नाम देते हैं माइटोटिक फेज। आई फेज में प्रिपरेशन होता है, इसलिए हम इसको प्रिपरेटरी फेज नाम देते हैं, प्रिपरेटरी फेज। ठीक है, आई फेज में सेल प्रिपेयर कर रहा है, डिवीजन नहीं हो रहा है, इसको हम नॉन डिवाइडिंग फेज भी नाम देते हैं, नॉन डिवाइडिंग फेज। आई फेज को हम जो है, आई फेज में ऑल द प्रिपरेशन अंडर द माइक्रोस्कोप विजिबल नहीं होगा। माइक्रोस्कोप में जो भी प्रिपरेशन कर रहा है सेल ड्यूरिंग आई फेज विजिबल नहीं होगा, इसलिए हम इसको रेस्टिंग फेज भी नाम देते हैं। आई फेज में जो है, आई फेज मेटाबॉलिकली सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, भर भर के एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स एटीपी बनाए जाएंगे, इसको हम एनर्जी फेज भी नाम देते हैं, एनर्जी फेज या एनर्जी रिच फेज। और इस आई फेज में सेल अपना ग्रोथ करता है, इसलिए हम इसको ग्रोथ फेज भी नाम देंगे, इसको हम ग्रोथ फेज भी नाम देंगे। बातें होंगी आगे। एम फेज माइटोटिक फेज, इसको जो है हम जो डिवीजन फेज भी नाम देते हैं, डिवीजन फेज। ठीक है, तो सुनिएगा। सो यहां पर एक्चुअल डिवीजन होगा, actual division of cell occurs। ठीक है, एम फेज मोस्ट ड्रामेटिक फेज है और आई फेज मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है। समझेंगे, सब कुछ अच्छे समझेंगे। ये मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज है, मोस्ट एक्टिव फेज है ये। जब मैं आई फेज का स्टोरी कंप्लीट करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि कितना सारा एक्टिव जो है एक्शन, कितना सारा बायोमॉलिक्यूल, कितना सारा प्रिपरेशन हो रहा है। तो मेटाबॉलिकली मोस्ट एक्टिव फेज ड्रामा चलता रहेगा। इस एम फेज में बहुत सारा ड्रामे को हम जो है समझेंगे इन टर्म्स ऑफ क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर, पुलिंग ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, बहुत सारे ड्रामा इस फेज में होने वाले हैं। तो इसको हम बोलते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज,
मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ठीक है, सो दो मेन फेजेस में हम सेल साइकिल को कंप्लीट कर लेंगे, जो है यहां पर हम तैयारी करेंगे और डिवाइड कर ले जाएंगे। थोड़ा और आगे ये इरेज करके थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाए, बात आगे बढ़ाते हैं। ये इरेज कर रहा हूं मैं, समझिए थोड़ा देखिए यहां पर ये जो सेल साइकिल है, एक मैं पूरा फ्लो चार्ट, जैसे जो है प्रीवियस चैप्टर में यूकैरियोटिक सेल में हमने पूरा फ्लो चार्ट समझा था, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म में साइटोसॉल और सेल ऑर्गेनेल। वैसे मैं आगे क्या क्या इस चैप्टर में समझने वाले उसके लिए एक फ्लो चार्ट बना ले रहे हैं। सेल साइकिल दो मेन फेज मैंने दिया आपको, बताओ तो सही वो दो मेन फेज क्या क्या है। एक तो है इंटरफेज, एक तो है इंटरफेज जिसको हमने बोला आई फेज, ठीक है, और दूसरा है माइटोटिक फेज, दूसरा है माइटोटिक फेज जिसको हम बोलते हैं एम फेज। ये मोस्टली जो है माइटोसिस के लैंग्वेज में माइटोटिक फेज की बातें होंगी। वेल इंटरफेज में जितने भी प्रिपरेशन करेगा मदर सेल, उन सारे प्रिपरेशन को 3 सब फेजेज में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ऑर्डरली सीक्वेंस में जो है इवेंट होगा, तो जो सीक्वेंस में इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को हम 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। प्रिपरेशन के इवेंट, पहला है गैप 1 फेज, गैप 1 फेज, इसको हम G1 फेज भी नाम देते हैं, ठीक है। दूसरा है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, इसको हम S फेज भी नाम देते हैं। और तीसरा है गैप 2 फेज, गैप 2 फेज, इसको हम G2 फेज भी नाम देंगे। सो ऑल द प्रिपरेशन को हम इन 3 सब फेजेस में 3 फेजेस में कंप्लीट करेंगे, 3 पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे। इसका अपना स्पेसिफिक प्रिपरेशन होगा, इसका अपना कोई भी जो है स्टेप जंप नहीं कर सकते। किसी भी स्टेप में जो प्रिपरेशन होने हैं वो होने ही हैं, कोई भी स्किप नहीं हो सकता, अदरवाइज डॉटर सेल को प्रॉब्लम आएगा। थोड़ा समझिएगा, डिवीजन फेज में हम 2 स्टेप में सेल को डिवाइड करेंगे, हम 2 स्टेप में सेल को डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप होगा न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा होगा साइटोप्लाज्म का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस। पहला जो है हम न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे डिवीजन फेज में, और दूसरा जो है सो ये है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। आइए समझिए, और ये है यहां पर डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन इनडायरेक्ट मेथड होगा, डायरेक्टली नहीं डिवाइड हो जाएगा, इनडायरेक्ट बहुत सारे छोटे फेजेस के थ्रू हम इसको डिवाइड करेंगे। 4 मेन पार्ट्स में, 4 मेन स्टेप में मैं न्यूक्लियस को डिवाइड करूंगा। प्रोफेज के बाद मेटाफेज के बाद जो है एनाफेज के बाद जो है टीलोफेज। 4 फेजेज में न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। जो है प्री एग्जिस्टिंग मदर सेल के पास जो सिंगल न्यूक्लियस होगा वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा कैरियोकाइनेसिस के बाद। और यहां पर अगर जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन एनिमल सेल में हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन एनिमल सेल में हो रहा है, तो हम इसको सेल फरो मेथड से कंप्लीट करेंगे, सेल फरो मेथड से कंप्लीट करेंगे। और अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन प्लांट सेल में हो रहा है तो हम साइटोप्लाज्म के डिवीजन को कंप्लीट करेंगे सेल प्लेट मेथड से, सेल प्लेट मेथड से। और साइटोकाइनेसिस के बाद मदर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेल साइकिल में हम G1 S G2 फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस में प्रो मेटा एना टीलो फॉलोड बाय ईदर सेल फरो मेथड एनिमल सेल के लैंग्वेज में, या जो है सेल प्लेट मेथड प्लांट सेल के लैंग्वेज में सेल डिवाइड हो जाएगा। प्रिपरेशन एंड डिवीजन, बात समझें, बात अच्छे से समझेंगे। थोड़ा जो इसका एक पाई डायग्राम बना के जो है और इसको जो है अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैं इरेज कर रहा हूं, थोड़ा समझिएगा। एक अच्छा सा खूबसूरत सा प्यारा सा पाई डायग्राम बना रहा हूं, कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम पूरे स्टोरी को कवर करने के लिए।
ये बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज करेगा। ये बहुत सारी बातें हमें ये पाई डायग्राम समझाएगा। ठीक है, तो सेल साइकिल दो फेज में कंप्लीट किया। पहला आई फेज, दूसरा एम फेज। ये यहां से यहां तक का एरिया आई फेज कवर कर रहा है, फिर यहां से यहां तक का एरिया एम फेज कवर कर रहा है। तो इसको मैंने बोला आई फेज, ठीक है, और इस पार्ट को मैंने बोला एम फेज। आई फेज में ये हो गया G1 फेज, ये हो गया S फेज, ये हो गया G2 फेज। उसके बाद एम फेज, एम फेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एम फेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, थोड़ा समझिएगा। एम फेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस को फर्दर हमने चार पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में एंड टेलोफेज में। सो ये हो गया प्रोफेज, ये हो गया मेटाफेज, ये हो गया एनाफेज, ये हो गया टेलोफेज। ठीक है, इस पाई डायग्राम को थोड़ा और जो है मैं अलग तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा जब मैं इंटरफेस के G1 S G2 का डिटेल कर लूंगा। वेल आते हैं यहाँ पर, समझते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं। पता चला कितनी अच्छी बात बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छी बात। आई फेज टोटल सेल साइकिल में, आई फेज टोटल सेल साइकिल में 95% टाइम कंज्यूम करता है। 95% टाइम ऑफ सेल साइकिल यूज होता है प्रिपरेशन में, और एम फेज केवल 5% टाइम लेता है ऑफ सेल साइकिल का, ऑफ सेल साइकिल का। आइए थोड़ा यहां समझते हैं। सेल साइकिल का जो है 95% टाइम कंज्यूम करता है इंटरफेज, आई फेज, प्रिपरेटरी फेज, और डिवाइड होने में तो केवल और केवल टोटल सेल साइकिल के टाइम का 5% ही होगा। थोड़ा सुनो तो सही। सेल साइकिल, आइए समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला। सेल साइकिल प्रिपेयर डिवीजन, प्रिपेयर डिवीजन जो है ह्यूमन के लैंग्वेज में, सेल साइकिल ह्यूमन के लैंग्वेज में 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। ओनियन सेल, ह्यूमन सेल के लैंग्वेज में, ह्यूमन के लैंग्वेज में नहीं, ह्यूमन सेल अपने आप को डिवाइड कर लेता है 24 आवर्स में। ओनियन सेल ये 20 आवर्स में डिवाइड होता है। जो है हम बोले बैक्टीरिया का सेल, बैक्टीरिया ये 20 मिनट्स में डिवाइड हो जाता है। ईस्ट का सेल, ईस्ट का सेल ये 90 मिनट्स लेता है तैयार होकर डिवाइड करने में। सेल साइकिल में कितना टाइम स्पेंड हुआ, आइए थोड़ा। अगर मैं सेल साइकिल को, अगर मैं सेल साइकिल को ह्यूमन के लैंग्वेज में जस्टिफाई करूं तो यहां पर 23 आवर्स लगेगा जीवन को, सॉरी आई को कंप्लीट होने में, और केवल 1 आवर लगेगा डिवाइड होने में। 23 आवर्स में भी जीवन फेज ये जो है 10 आवर्स यूज कर लेगा, ठीक है, ये 9 आवर्स जो है यूज कर लेगा, और ये 4 आवर्स यूज कर लेगा सेल साइकिल का। समझते रहिए, ह्यूमन के लैंग्वेज में मैंने बताया है, ठीक है। मेंशन भी कर देते हैं कंफ्यूज नहीं होने का। ह्यूमन सेल, ह्यूमन सेल 24 आवर्स, 24 आवर्स में क्या क्या कंडीशन हो गए मैंने सेल साइकिल का बताया। थोड़ा सुनो समझो। यहां पर G1 S G2 M,
एम के बाद दो नए सेल बने, उन्होंने डिवाइड किया, फिर दो नए सेल बने, फिर डिवाइड किया, सॉरी दो नए सेल बने, प्रिपेयर किया, डिवाइड करके फिर नए सेल। तो सुनिएगा, आई फेज में G1S G2 एक बार डिवीजन हुआ, तैयारी हुआ, फिर डिवीजन हुआ, तो क्या मैं आई फेज को बोलूं ये दो माइटोसिस के बीच का प्रिपरेशन है, दो माइटोसिस के बीच का प्रिपरेशन है। ठीक है, हम इसको जस्टिफाई भी करेंगे। आई फेज ऑल्सो कॉल्ड इंटरमाइटोटिक फेज, इंटरमाइटोटिक फेज, दो डिवीजन फेज के बीच का पार्ट। समझेंगे, अच्छे समझेंगे। वेल, थोड़ा सुनिएगा। जीवन फेज के पहले एस फेज करेक्टर, एस फेज का स्पेसिफिक करेक्टर है, केवल इसी फेज में होता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। इसको हम रेप्लिकेशन फेज भी नाम देते हैं। एस फेज का जब मैं 1 by 1 G1S G2 का जो है करेक्टर बोलूंगा, इसमें क्या तैयार होगा, इसमें क्या बनाया जाएगा, इसमें क्या प्रिपरेशन होगा, मैं 1 by 1 बताऊंगा, तो बोलूंगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, इसलिए एस फेज को हम रेप्लिकेशन फेज नाम देते हैं। थोड़ा सुनो, जीवन फेज एम फेज के बाद आ रहा है, एस फेज के पहले आ रहा है। बोलो, एम फेज के बाद दो सेल बन जाएगा, दो सेल वापस जीवन और एस, तो क्या मैं जीवन फेज को, इसको हम गैप 1 या फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं, फर्स्ट ग्रोथ फेज, गैप 1 या फर्स्ट ग्रोथ फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज बोलते हैं। इसका क्या मैं एक नाम रखूं, पोस्ट एम फेज, क्या मैं एक नाम रखूं इसका प्री एस फेज, क्या मैं एक नाम रखूं इसका प्री रेप्लिकेशन फेज। हेलो 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 हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? प्री रेप्लिकेशन फेज नाम रख सकता हूं। ये गैप 1 ग्रोथ, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सेल का ग्रोथ होगा, और गैप 2 सेकेंड ग्रोथ फेज, ये तो जो है इन जनरल बोल रहे हैं। एम फेज के बाद फिर से स्टार्ट होगा जीवन फेज, और एस फेज के पहले होता है। पॉइंट समझा? क्या मैं एस फेज को जीवन फेज के बाद वाला पोस्ट जीवन फेज बोलूं? ठीक है, क्या मैं इसको प्री G2 फेज बोलूं, पोस्ट जीवन फेज या पोस्ट गैप 1 फेज? ठीक है, क्या मैं इसको प्री G2 फेज बोलूं? ओ हेलो हेलो, बताओ तो सही, क्या हम इसको प्री G2 फेज बोल सकता हूं? और G2 फेज को क्या मैं पोस्ट एस फेज बोल सकता हूं? और क्या मैं G2 फेज को प्री एम फेज भी नाम दे सकता हूं? नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कैरियोकाइनेसिस को हम डी फेज भी नाम देते हैं, कैरियोकाइनेसिस को हम डी फेज भी नाम देते हैं। इन सिंपल टर्म इसको डी फेज नाम देते हैं, और साइटोकाइनेसिस को हम सी फेज भी नाम देते हैं। साइटोकाइनेसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी फेज, ठीक है, और कैरियोकाइनेसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड डी फेज। 24 आवर्स में कितना समय कहां कहां पर यूज होगा, मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया। 95% प्रिपरेशन में, 1% 5% टाइम डिवीजन में, और ये कुछ रिप्रेजेंटेटिव जो है ऑर्गेनिज्म या सेल है जिसमें कितना टाइम लगेगा सेल को प्रिपेयर करके डिवाइड होने में मेंशन किया। G1S G2 और एम, अच्छा एम फेज का भी नाम लिख सकते हैं। एम फेज G2 के बाद जीवन के पहले, तो ये पोस्ट G2 फेज बोल सकते हैं, या प्री जीवन फेज नाम रख सकते हैं। इसका पॉइंट समझा कि नहीं? प्री जीवन फेज नाम रख सकते हैं। ठीक है, सारी बातें क्लियर है। तो ये कुछ अलग अलग नेमिंग्स को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया। अब मैं सेल साइकिल में G1S G2 के नाम पर इंटरफेज या आई फेज या प्रिपरेटरी फेज या इंटरमाइटोटिक फेज या एनर्जी रिच फेज या जो है रेस्टिंग फेज, 1 by 1 क्या क्या होगा प्रिपरेशन। और डिवीजन, जो एम फेज में दो टाइप का डिवीजन होगा, माइटोसिस और मियोसिस। 1 by 1 हम क्लियर करेंगे। इरेज करके थोड़ी और बहुत बातें कर लेते हैं। छोटा सा एक और हेडिंग यहां पर रखते हैं, जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम, इट इज टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 2 सेल साइकिल्स। लिखते हैं यहां पर टाइम ड्यूरेशन
टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सेल साइकिल्स। ठीक है, कहीं कहीं पर एक और जो है डिफिनेशन देते हैं, इट इज टाइम ड्यूरेशन टू कंप्लीट सेल साइकिल, टू कंप्लीट द सेल साइकिल। मोस्ट फेमस यह है टाइम ड्यूरेशन बिटवीन टू सेल साइकिल को हम जनरेशन टाइम बोलते हैं। ई है एक सेल डिवाइड करके इसने बनाया दो डॉटर सेल, ये डॉटर सेल इंटर्न एक्ट करेगा मदर सेल के जैसा, डिवाइड करके फिर से बनाएगा दो डॉटर सेल। सो टाइम ड्यूरेशन यहां से लेके यहां तक के टाइम ड्यूरेशन को हमने बोला जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम ये है फर्स्ट सेल साइकिल, ये है सेकेंड सेल साइकिल। जनरेशन टाइम का फॉर्मूला होता है जनरेशन टाइम का फॉर्मूला होता है 2⁻n। इसको हम जो है अब यहां पर ये चैप्टर बड़ा ही खूबसूरत चैप्टर है, थियरी वाइज भी बहुत अच्छा है और इसमें माइंड कंज्यूम होगा आपका, लॉजिक पे चलेंगे, न्यूमेरिकल भी भर भर के आएगा। तो थियरी और न्यूमेरिकल दोनों है इस चैप्टर में। थोड़ा जनरेशन टाइम और सेल साइकिल जो हमने इसके पहले कंप्लीट किया उससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं, समझिएगा प्लीज। पहला न्यूमेरिकल आप लोगों के लिए रख रहा हूं क्वेश्चन में, टू प्रोड्यूस 128 सेल्स, बताइए प्लीज हाउ मेनी जनरेशन टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 128 सेल, हाउ मेनी जनरेशन टाइम रिक्वायर्ड। थोड़ा एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं यहां पर। A cell divides in 85 minutes. A cell divides in 85 minutes. Then tell time taken to complete I phase and M phase. Time taken to complete I phase and M phase. ठीक है। सो जनरेशन टाइम के लिए फॉर्मूला है 2⁻n, कितना सेल प्रोड्यूस करना है 128 सेल्स। तो n की वैल्यू हमें पता चल जाएगी कि नहीं, यहाँ पर n की वैल्यू 7 आएगी, 7 जनरेशन रिक्वायर्ड, 7 ये हो जाएगा जनरेशन टाइम। ठीक है, थोड़ा देखिएगा, एक सेल है फर्स्ट जनरेशन में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, फोर्थ में जो है 16, फिफ्थ में 32, सिक्स्थ जनरेशन में जो है 64 और सेवेंथ जनरेशन में 128 सेल प्रोड्यूस कर लेगा। तो 7 जनरेशन रिक्वायर्ड। सो बेसिकली n जो है या तो आप निकाल लो या तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी रख के पता चल जाएगा, जो ऑप्शन दिया रहेगा क्वेश्चन में। आई फेज जो है ये टोटल सेल साइकिल का 95% टाइम यूज करेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप निकाल लेना। और एम फेज ये टोटल सेल साइकिल का कितना टाइम कंज्यूम करता है, केवल 5% जो है टाइम कंज्यूम करता है। तो ये आप मैथमेटिक कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये कुछ 80 या 81 पॉइंट समथिंग आएगा और ये कुछ 4 या 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे जनरेशन टाइम और सेल साइकिल को लेके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेल साइकिल में G1S G2 की बातें करेंगे। उसके बाद सेल साइकिल को जो है कंट्रोल करना चाहिए, रेगुलेटेड मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि G1 में जो चीजें बननी थी वो नहीं बनी, सेल चला गया S में जो कुछ चीजें बननी थी खराब हो गई, नहीं बनी, सेल चला गया G2 में। कुछ चीजें G2 में बननी चाहिए थी, नहीं बनी, बन गई, खराब हो गई, सेल चला गया M फेज में, डिवाइड होकर डॉटर सेल बना लिया। इफ समथिंग बैड हैपेंड ड्यूरिंग सेल साइकिल देन वो जो है डॉटर सेल को अफेक्ट करेगा। तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। देन माइटोटिक फेज में टाइप ऑफ माइटोसिस, दो टाइप के माइटोटिक फेज हम बेस्ड ऑन क्रोमोसोम के साथ क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन, माइटोसिस और मियोसिस की बातें करेंगे। और एक छोटा सा हेडिंग रहेगा खूबसूरत सा, माइटोसिस समझा के चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। बहुत मजा आने वाला है जब माइटोसिस और मियोसिस समझेंगे। न्यूमेरिकल्स भी आने वाले हैं, मेंटली जो है प्रिपेयर रहिएगा। कोई भी और छोटा मोटा खोटा टाइप का डाउट आए इस वीडियो लेक्चर में हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछेगा। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।